प्रश्न आते हैं इसमें लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के। पहला प्रश्न यह पूछा है कि किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। हमें किरचॉफ के नियम को यहाँ पर समझाना है। देखिए इसका उत्तर, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। तो किरचॉफ के नियम के 2 नियम हैं। पहला नियम जिसको संधि का नियम बोलते हैं, तो इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और गणितीय रूप में इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है कि सिग्मा आई बराबर 0। और इस प्रथम नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहा जाता है। इसका दूसरा नियम जिसे हम पाश का नियम या लूप का नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सिग्मा ई बराबर होता है सिग्मा आई आर। और इस द्वितीय नियम को किरचॉफ का वोल्टेज संबंधी नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q बराबर R/S का निगमन कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। हम सबसे पहले यहाँ सूत्र की स्थापना करते हैं। ये यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, ये व्हीटस्टोन सेतु का चित्र है। यहाँ पर इसमें हमने लिखा है कि चित्र में कुंजी K1 और K2 को दबाने पर व्हीटस्टोन सेतु की विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रारंभ में जब धारामापी G में IG धारा प्रवाहित होती है, उसके फलस्वरूप उसमें विक्षेप होता है। उसमें P, Q, R और S के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो। इस स्थिति में B और D के विभव एक समान होते हैं और सेतु संतुलन की अवस्था में हो जाता है। बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, बिंदु B ये यहाँ पर है बिंदु B, यहाँ बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम कि संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजीय योगफल 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए I1 धारा B की तरफ आ रही है, B1 से IG धारा जा रही है और ये I2 धारा की जो दिशा ये भी विपरीत है। तो हम लिखेंगे यहाँ I1 माइनस I2 माइनस IG बराबर 0। तो यहाँ से I1 बराबर हो गया I2 प्लस IG। संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि जो G है उसमें धारा 0 बहेगी, तो I1 बराबर हो जाएगा I2। इक्वेशन नंबर 1 दी यहाँ पर। फिर ऐसा ही काम हमें बिंदु D पर करना है। तो बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि D से जो धाराएं जा रही है, जो आ रही है, उनको हम लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ हमने लिखा I3 प्लस IG माइनस I4 बराबर 0। तो यहाँ से I4 को हम उधर ले गए पक्षांतर करके, तो ये बन गया I3 प्लस IG बराबर 0। और संतुलन की अवस्था में IG का मान 0 होता है, तो ये I3 बराबर I4 बन गया। समीकरण नंबर 2 हमने दे दी यहाँ पर। तो हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया। द्वितीय नियम जो लगता है ये बंद परिपथ में लगता है। तो एक बंद परिपथ अपने पास A, B, D, A और एक बंद परिपथ है अपने पास B, C, D, B। यहाँ पर नियम लगाएंगे कि इनके संगत जो प्रतिरोध है उनका बीजीय योग 0 होता है। वो चिन्ह के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले वाले में हमने देखा I1P, इसी दिशा में ये देखिए तीर नीचे आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस IGG। फिर ये देखिए तीर नीचे आ रहा है, हम जा रहे हैं ऊपर की दिशा में, तो माइनस में लिखेंगे I3R बराबर 0। ये लिख दिया बराबर 0, जहाँ G जो है धारामापी का प्रतिरोध है। और संतुलन की अवस्था में इस G का मान 0 होता है, IG का मान, तो ये 0 हो गया। और I3R को उधर पक्षांतर करके भेज दिया, तो ये बन गया I1P बराबर I3R। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ इसको हमने दे दी। उसके बाद देखिए पुनः दूसरा किरचॉफ का नियम लगाया हमने, द्वितीय नियम। जो बंद परिपथ है BCDB में यहाँ है, यहाँ भी धाराओं की दिशा हम देख लेंगे कि तीर का चिन्ह किधर आ रहा है और हम किस तरफ उनकी गणना कर रहे हैं। तो यहाँ किरचॉफ की द्वितीय नियम से बंद परिपथ BCDB में I2Q माइनस IGG माइनस I4S बराबर 0 होता है। यहाँ पर भी संतुलन की अवस्था में IG का जो मान है वो 0 होता है। इस वजह से
I2Q बराबर I4S हो जाएगा और इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। फिर हमें यहाँ पर समीकरण जो 3 है उसमें समीकरण 4 से भाग करना है, डिवाइड करना है। LHS LHS में होता है, RHS RHS में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए I1P बाय I1Q हो गया बराबर I3R बटा I3S हो गया। I1 से I1 कट गया, I3 से I3 कट गया, तो यहाँ पर बचा P बटा Q बराबर R बटा S, ये यहाँ पर बचा और यही इसका संतुलन अवस्था का प्रतिबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवमापी तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर पर एक लेक्लांसी सेल द्वारा संतुलित होती है। जब इस सेल को श्रेणी क्रम में एक डेनियल सेल से जोड़ दिया जाता है तो संतुलन बिंदु 480 सेंटीमीटर दूर पर आ जाता है। दोनों सेल के विद्युतवाहक बलों की तुलना कीजिए। तुलना करना है, कंपैरिजन करना है इन दोनों का। चलिए करते हैं हम यहाँ पर। तो जो दिया है हम वो लिखेंगे। पहली दूरी यहाँ दी है 280, तो हमने लिखा L1 बराबर 280 सेंटीमीटर। दूसरी दूरी यहाँ दे रखी है 480, हमने लिखा L2 बराबर 480। E1 बराबर हमने 1 माना, तो E1 बराबर L से, है ना, ये दूरी बराबर होती है। तो E1 बराबर रो इंट्रा प्रतिरोधकता गुणांक है, तो E1 बराबर रो इंटू 280, समीकरण 1 दे दिया। E1 प्लस E2 दोनों के लिए संतुलन अवस्था में बराबर रो इंटू 480, सेकंड इक्वेशन यहाँ पर। तो समीकरण 1 व 2 से, 2 में हमने 1 से डिवाइड किया तो ये बन गया E1 प्लस E2 बाई E1, यहाँ पर हमने लिखा। यहाँ पर 480 बाय 280, रो से रो कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करेंगे हम तो ये बन गया 12, और यहाँ पर भी हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर जो E1 और E2 अपॉन में आएंगे वो आ जाएंगे 7/5, देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध बताना है इसमें। देखिए, मान लो कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, एप्सिलॉन भी लिखा जाता है और E भी लिखा जाता है, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इसे बाह्य प्रतिरोध R के साथ जैसा चित्र यहाँ बना हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर जोड़ा जाता है। हमें यहाँ पर इनमें आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध बताना है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, टर्मिनल वोल्टता V और विद्युत धारा R I में संबंध बताना है। तो यहाँ देखिए चित्र आपके सामने है, तो देखिए तब इस विद्युत परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना होगा। तो देखिए बाह्य प्रतिरोध ये R है और आंतरिक प्रतिरोध सेल का E है, ये R है आंतरिक प्रतिरोध, E तो सेल का विद्युत वाहक बल है, तो इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R। तो ओम के नियम से इस परिपथ में जो बहने वाली धारा होगी वो हो जाएगी I बराबर कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, विद्युत वाहक बल है E और कुल प्रतिरोध है R प्लस R। हमें यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आएगा इस प्रकार से, E बराबर I, कोष्टक में लिखेंगे हम R प्लस R। अब इस I का इंटू अंदर कर देंगे तो ये बन जाएगा I R प्लस आई आर, एक में स्मॉल r है एक में कैपिटल R है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो जहाँ ये आई आर लिखा हुआ है वहाँ हम इसके जगह पर V लिख देंगे। तो E बराबर हो गया V प्लस आई आर। टर्मिनल वोल्टता बराबर लानी थी इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर V बराबर E माइनस आई आर, और यही जो है यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं टर्मिनल वोल्टता प्रवाहित धारा के साथ संबंध होता है। अगला प्रश्न देखिए, इस V को ही टर्मिनल वोल्टता बोला जाता है, विभवांतर भी बोलते हैं इसे, और सेलों के लिए आता है तो टर्मिनल वोल्टता बोला जाता है। दोनों अपघट्यों के बीच की मध्य जो रुकावट डाली जाती है वो। अगला प्रश्न देखिए, ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता क्यों बढ़ती है, तो देखिए ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है क्योंकि
ताप बढ़ने पर पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के धन आयनों से प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उनमें अवरोध पैदा होगा और अवरोध पैदा होने की वजह से ही उनकी जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी के टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो दिया है हम वो मान लिखे, इसको हम ज्ञात करेंगे। ई यहाँ दिया हुआ था 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया हुआ है 0.5 ओम और यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा है उसको 15.5 ओम और इसका विभवांतर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 120 वोल्ट भी हमने लिखा है यहाँ पर। अभी हाल जो हमने सवाल किया था उसके अनुसार ही यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है कि इससे जो प्राप्त धारा है वो आएगी यहाँ पर I बराबर E/R+R। ए का मान यहाँ दे रखा है 0.8, R 15.5 प्लस स्मॉल r की वैल्यू है 0.5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद ये आएगा 8/16। 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर धारा आ जाएगी 0.5 एम्पियर। अब टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है यानी कि V बराबर IR निकालना है ओम के नियम से। तो I तो यहाँ देखिए ये आया है I 0.5 A और R देखिए बाह्य प्रतिरोध यह है 15.5 ओम। तो इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 7.75 वोल्ट। ये इसका आंसर है। अगला देखिए 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी के टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। और यहाँ प्रश्न में नोट दिया हुआ है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा से संबंधित अन्य संख्यात्मक प्रश्नों का अभ्यास करें। ये आपको उनका एक रूप बताया है कि किस रूप के अनुसार आपको संख्यात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। तो एक पहले हमने किया, एक ये है। तो इसके अलावा जो भी प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता, विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न बनते हैं आप जो एनसीईआरटी बुक है वो आप उनका अच्छे से अभ्यास करें। हम इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ई विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर 3 ओम दिया है, धारा इसमें I बराबर 0.5 एम्पियर दी हुई है। हमें यहाँ पर R का मान निकालना है और V का मान निकालना है, टर्मिनल वोल्टता का मान निकालना है। तो यह सूत्र लगाया हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। I बराबर E/R+R, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। I की वैल्यू 0.5 बराबर E की वैल्यू 10 बटे स्मॉल r की वैल्यू यहाँ दी हुई थी 3 ओम। मान आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, केवल चिन्हों का ध्यान रखें। 3 + R, यहाँ से हमने इसको हल किया। तो हल करने पर हम देखेंगे, हम इस 3 + R को उधर ले गए 0.5 की तरफ और 0.5 को लाए इस तरफ। तो ये बन गया 3 + R बराबर 10/0.5। यहाँ पर हमने पॉइंट हटाया, ऊपर ले गया 100 और नीचे 5 है तो उसको डिवाइड करा तो आ गया 20। तो यहाँ आया 3 + R बराबर 20। इस 3 को हम उधर ले गए, माइनस का हो जाएगा। 20 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 17 ओम। इसका बाह्य प्रतिरोध आ गया जो इसमें पूछा था कि प्रतिरोधक का मान क्या होगा, ये आ गया। अब पूछा है बैटरी की टर्मिनल वोल्टता बताइए। तो टर्मिनल वोल्टता के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है कि बैटरी का टर्मिनल वोल्टता या वोल्टेज V बराबर होता है E-IR। E का मान सवाल में दे रखा है यहाँ पर, माइनस I का मान सवाल में दे रखा है और स्मॉल r का मान भी दे रखा है। यहाँ पर तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, बनेगा 10 - 0.5 × 3। यहाँ पर देखिए 10 में से पहले गुणा करके घटाना है तो 5.5 और 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 1.5 और 10 में से 1.5 हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8.5 वोल्ट। अगला प्रश्न देखिए, सेलों के समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, है ना, इसमें तो या है, ऑब्लिक लगा हुआ है, लेकिन परीक्षा में दोनों आ सकते हैं। सेलों के समांतर क्रम
वह श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर केवल तुल्य प्रतिरोध के लिए ही हमें सूत्र स्थापित करना है। जब भी एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो आप उसको ध्यान से पढ़ें कि पूछा क्या गया है, तभी आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें अच्छे से। शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम करते हैं इसका सेलों का समांतर क्रम। समांतर क्रम करने के लिए देखिए चित्र आपके सामने है, जैसा चित्र है वैसा का वैसे हमें यहाँ पर थ्योरी लिखना होती है। हमने यहाँ माने कि n सेल है, तो n सेल है तो इनको जोड़ा किस प्रकार से है, तो हमने इस प्रकार से जोड़ा कि ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इन सब के विद्युत वाहक बल E है, इनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो हमने इनकी एक साइड को एक बिंदु से जोड़ा है, इनकी दूसरे साइड को दूसरे बिंदु से जोड़ा है। यही हमें यहाँ पर लिखना है कि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी सेलों के धन ध्रुवों को एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुवों को दूसरे बिंदु से जोड़कर दोनों बिंदुओं के मध्य बाह्य प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। तो हमने ये बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है, जिससे धारा की I बहने लगेगी। हमने माना कि n सेल समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। चूँकि सभी सेल बैटरी के धन ध्रुव बिंदु A से तथा ऋण ध्रुव बिंदु B से जोड़े गए हैं, इसका मतलब है कि बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल होगा वो E ही होगा। इनका जो विद्युत वाहक बल होगा वो E होगा यहाँ पर। तो सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः उनके आंतरिक प्रतिरोध भी परस्पर समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R' हो तो ये भी आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर बनेगा 1/R' बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डैश कहाँ तक है, तो n पदों तक है। 1/R को n पदों तक जोड़ेंगे हमें तो मिलेगा n/R। यहाँ से R' की वैल्यू निकालेंगे, या तो दोनों साइड उल्टी करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो हमें मिल जाएगा R' बराबर R/n। और यही इसका आंतरिक प्रतिरोध आया है। अब तुल्य देख लेते हैं। तुल्य का मतलब होता है कुल प्रतिरोध कितना बना, तो यदि बाह्य प्रतिरोध का मान R हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R', और R' की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये बन जाता है R प्लस R/n। ये यहाँ पर समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध आ गया है सेलों का। अब करते हैं श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ हमने सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। लिखेंगे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह पहला सेल है जिसकी दूसरी प्लेट ये वाली, इसके दूसरे वाले से पहले प्लेट से जोड़ दिया, इस दूसरे की दूसरी प्लेट को तीसरे वाले की पहली प्लेट से जोड़ दिया, फिर ऐसे ही इसकी दूसरी प्लेट आगे वाले की पहली प्लेट, ऐसी प्रक्रिया चलती जाती है। और अंत में प्रथम सेल के धन ध्रुव और परिपथ के अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं। ये R जो है इसको बाद में जोड़ते हैं। माना हमने कि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो यहाँ पर हमने देखेंगे जैसे ही सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये आंतरिक प्रतिरोध भी आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि समूहन का कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर हो गया Ne। जितने सेल यहाँ जुड़ेंगे उतने ही गुना हमको यहाँ पर उनका विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, तथा इनका जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है ये भी आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि R प्लस R n सेल है इसलिए हो जाएगा NR। तो यदि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बाह्य वाला प्लस आंतरिक वाला। बाह्य है यहाँ पर R और आंतरिक आया है NR, तो हो गया R प्लस NR। ये यहाँ पर श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन देखें। धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी बोला जाता है। ध्यान रखें धारा के साथ या धारा के स्थान पर यहाँ पर धारा घनत्व भी हो सकता है एग्जाम में। ध्यान रखें जैसा क्वेश्चन आता है वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर हल करें। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें। कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा।
देखिए यहाँ पर हमने माना कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, उनके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और जो इलेक्ट्रॉन है उनका अनुगमन वेग vd है। vd इसलिए बोलते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए vd बोला जाता है। इसलिए तो 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, इनके वेग के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा NaVd, ये सब इनटू में है, इसलिए t समय में कितना निकलेंगे? तो t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी बराबर NaVd इंटू टी। यदि हमने माना यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश हो तो t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश कितना होगा? तो ये सब आवेश के अंदर आ जाएगा, Q बराबर NaVdTe, ये आवेश हो गया कुल। हमें पता है कि धारा निकालते हैं तो धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटा समयांतर, आवेश बटा समय। तो आवेश की जगह ये लिखेंगे, तो देखिए अपॉन में t है, ऊपर भी t आएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो धारा आ जाएगी I बराबर NeAVd। और हमें यह संबंध लाना था, पूछा था यहाँ धारा और अपवाह वेग में संबंध बताइए, तो ये संबंध आ गया। हम लिख देंगे लास्ट में कि यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? इसका सिद्धांत बताना है कि विभवमापी का सिद्धांत क्या है। देखिए सिद्धांत ये है कि मान लो विभवमापी के तार के किसी भाग की लंबाई L है ना, स्मॉल l से दर्शाते हैं, ध्यान रखें। प्रतिरोध R है, जो बाह्य प्रतिरोध की बात करते हैं वो है ये, तथा उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। हमने माना है फिर वापस कि यदि तार के इस भाग के सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर IR, यहाँ लिखा हमने, और ये जो R है उसका मान यहाँ लिखेंगे, किंतु R बराबर होता है रो इंटू L अपॉन A। जो रो है ये तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है, इसलिए इस V बराबर IR में इस R की जगह पर हम ये वाला मान लिखेंगे, तो हमें मिलेगा V बराबर I इंटू रो इंटू L अपॉन A। इस L को बाहर लिख लेते हैं तो यहाँ मिल जाता है I रो अपॉन A इंटू L। हमने माना कि यदि बहने वाली धारा I नियत हो, कांस्टेंट हो, तो I रो अपॉन A ये एक नियतांक बन जाएगा। इस नियतांक को हम मान लेते हैं कि K है ये, और इस नियतांक जो हमने K माना है इसको बोला जाता है विभव प्रवणता, और इसका मान डिपेंड करता है L पर। यानी कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं V बराबर KL या V अनुक्रमानुपाती L। अतः यदि एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार के किसी भी भाग में विभव का पतन उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और यही विभवमापी का सिद्धांत होता है। अब देखते हैं कि इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। तो विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के उपाय, यहाँ पर हमने 2 उपाय लिए हैं। पहला उपाय है कि विभवमापी के तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। दूसरा उपाय है कि प्राथमिक परिपथ में जुड़े संचयक सेल का विद्युत वाहक बल कम होना चाहिए। 2 बातें होनी चाहिए, या तो तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए और जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए सेलों का वो कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका लास्ट प्रश्न है इस यूनिट का। उसके बाद अगली जो यूनिट है आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूछा यहाँ पर कि 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो केवल यही सवाल आपको नहीं करना है, इसके अलावा जो प्रतिरोधों के संयोजन होते हैं, 2 प्रकार के संयोजन अपने सिलेबस में हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इन दोनों के आप सवालों को अच्छे से करते रहे, रूटीन में लेके आए उन्हें। इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए प्रतिरोध थे हमने लिखे कि R1 बराबर 2 ओम दिया हुआ है, R2 3 ओम दिया है, R3 6 ओम दिया है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनकी वैल्यूज यहाँ रखते हैं तो ये मिलेगा 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इधर वाले का एलसीएम लेते हैं,
2 3 6 का, तो एलसीएम आ जाएगा 6। यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा, और 3 का इंटू करेंगे 1 में तो 3, 3 में 6 आते हैं 2 बार में, तो यहाँ आ गया 2, 6 में एक बार आता है इसलिए आ गया 1, तो 3 + 2 + 1, इनको भी जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 6, और अपॉन में है 6, तो 6 से 6 यहाँ कट गए हैं, तो यहाँ आ गए हैं 1/1, और 1/1 का मतलब ही 1 ही होता है, तो हमने यहाँ पर 1/r का इंटू 1/1 में किया, तो ये बन गया r का 1 में किया, तो r बराबर 1 ओम। तो ये यहाँ पर इसके आंसर हमें मिल गए हैं कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया है r बराबर 1 ओम।